Everyone, welcome back to Train Your Brain. I hope you all are doing good. We'll be talking about organizational structure today. We have talked about organizational structure in the previous video as well. आज का जो हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ही मैंने दोबारा से इसलिए लिया है क्योंकि आज हम इस टॉपिक को थोड़ा अलग तरह से समझने वाले हैं. विल बी यूजिंग सर्टन फ्लो चार्ट्स और फ्लो चार्ट उसके डायग्राम के साथ ही हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रेफर करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एक फ्रेमवर्क है या एक स्केलेटन है. और स्केलेटन किस चीज़ का? हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, जो हमने सारे पोजीशंस क्रिएट करे हैं, जो हमारी जॉब पोजीशंस हैं, उनको अगर हम एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करें सो दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब आप इसमें देखिए मैंने दो बनाए हैं. एक है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक है डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर शो करता है कि हमारा जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है. डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली ये शो करता है कि हमारी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना रही है. तो अगर आपकी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर होगी. अब आगे देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को. हमने पिछले लेक्चर में भी इसी के बारे में बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करी थी और फंक्शनल स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा था. बट तब हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं करा था. अब थोड़ा सा हम चार्ट के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर हम एक सबसे सिंपल वे देखें इसे बनाने का तो वी हैव एन मैनेजिंग डायरेक्टर. और मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर ही आप देखिए यहाँ पे मैंने 4 फंक्शंस क्रिएट करें. आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इनको डिपार्टमेंट्स नहीं बोल रहे. बेसिकली अभी तक हम इनको डिपार्टमेंट्स ही बोलते थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स हम इनको डिपार्टमेंट्स ना बोल के वी कॉल देम एज फंक्शंस. तो आप देखो हर फंक्शन का हमने एक FH लिखा हुआ है यहाँ पे. FH का मतलब है कि ऑल दीज फंक्शंस हैव अ फंक्शनल हेड. सब पे एक फंक्शनल हेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. अगेन आपको हर डिपार्टमेंट पे एक फंक्शनल हेड इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि आप अगर ऑर्गेनाइजिंग को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हो सो इट्स नेसेसरी कि आपके पास एक इंचार्ज हो. देयर शुड बी वन इंचार्ज जो कि अपने डिपार्टमेंट को, अपने फंक्शन को कंट्रोल कर रहा हो. अब इसमें आगे देखते हैं ग्रुपिंग जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शंस. तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी काम सारे HR से रिलेटेड हैं वो सारे HR डिपार्टमेंट में आ रहे हैं. जो काम सारे मार्केटिंग से रिलेटेड हैं वो सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ रहे हैं. जो काम आपके R&D के हैं वो सारे आपके R&D के अंडर आ रहे हैं. इसी तरह से जो काम परचेजिंग के हैं वो सारे ही काम हम परचेजिंग डिपार्टमेंट में रख रहे हैं. इसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में और भी फंक्शंस हो सकते हैं एंड एवरी फंक्शन के लिए हम एक फंक्शनल हेड को अपॉइंट करते हैं. सेकेंड बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिपार्टमेंट्स मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. अब हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो वर्क है वो ज़्यादा और डिटेल में होता है. सो वी मे हैव सेक्शंस. तो हर डिपार्टमेंट में अपने एज रिक्वायर्ड सेक्शंस भी क्रिएट करे जा सकते हैं. आगे इसमें बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, इधर मैंने डिसएडवांटेजेस मेंशन करी हुई हैं. हम इन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अपने डायग्राम से रिलेट करते हुए बात करेंगे. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग जिस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो उसी काम को बहुत ही रेगुलर बेसिस से कर रहे हैं, डेली डे इन डे आउट वो उसी काम को कर रहे हैं. नंबर ऑफ ईयर्स से भी हो सकता है वो जॉब प्रोफाइल में वर्क कर रहे हो. तो एक तरह से आपको उस चीज़ का स्पेशलाइजेशन हो जाता है. स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप उस काम को अगर रेगुलर बेसिस से करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन्स कि आपका जो कॉस्ट है उस चीज़ को काम करने का वो कम हो जाएगा. तो आपकी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होता है. नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे अगर आप ध्यान दें दिस इज विद इन द डिपार्टमेंट. तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन होता है. क्यों मेंटेन होता है? क्योंकि एक फंक्शनल हेड है, उसके अंडर जिस मान लीजिए इस डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं तो इन चारों लोगों को फंक्शनल हेड प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है. देयरफॉर यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इजी है. कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव टर्म हो सकता है. कोऑर्डिनेशन इज मोर पॉजिटिव कि आप अपने लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं. इंक्रीज प्रॉफिट का मतलब इसलिए है क्योंकि अगेन आप एक ही, ये हम इससे रिलेट भी कर सकते हैं, सॉरी फर्स्ट वाले से आप रिलेट कर सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं. रीज़न बीइंग कि आप स्पेशलाइजेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप एक ही तरह के फंक्शन को रोज़ एग्जीक्यूट करें, आप वही जॉब प्रोफाइल पे रोज़ काम करें तो धीरे धीरे आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी. और सिंस आपकी कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम डुप्लीकेशन. यहाँ पे हम कहते हैं मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. अब हमारे एफर्ट्स क्यों कम लग रहे हैं? क्योंकि आपका जो वर्क है वो कहीं पे भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा. जो लोग HR में हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स से HR का ही काम कर रहे हैं. वो HR के साथ साथ मार्केटिंग के काम को हैंडल नहीं कर रहे, या जो मार्केटिंग के काम कर रहे हैं वो परचेजिंग का काम नहीं कर रहे. तो आप सिर्फ एक ही जॉब प्रोफाइल पे हो और आप वही काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो.
इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग इज़ ईजियर। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे इसमें 4 लोग काम करते हैं और एक ही यहाँ का फंक्शनल हेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शनल हेड है और उसके अंडर 4 एम्प्लॉयज़ हैं। नाउ ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरे ये 4 एम्प्लॉयज़ में से कौन पर्सन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा। मान लीजिए दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, तो इसके लिए वो ट्रेनिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करा देंगे। तो आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके डिपार्टमेंट में कौन लोग काम कर पा रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहे हैं और किसको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इसी में लास्ट देखते हैं, लास्ट आता है ड्यू अटेंशन। ड्यू अटेंशन का भी मतलब यही है कि आप एज अ FH, एज अ फंक्शनल हेड, आपका पूरा ध्यान अपने डिपार्टमेंट पे रहता है, आपके फंक्शंस पे रहते हैं और आप अपने पूरे फंक्शन का बहुत ही प्रॉपर्ली ध्यान रख लेते हैं। आपका पूरा अटेंशन भी अपने ही डिपार्टमेंट पे है। थोड़े से डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नेचुरली अगर एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमने बात करी थी फंक्शनल एम्पायर्स। इनफैक्ट ये काफ़ी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम देखी गई है। फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब ये है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो, आप जिस भी डिपार्टमेंट के फंक्शनल हेड हैं, आप उस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं और इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि एट टाइम्स यू फॉरगेट कि आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो। यू नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन बट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ओवरऑल कंपनी। तो हम उसके लिए ना सोच के हम सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और यहाँ पे हमसे मतलब है FH को। तो जो आपका फंक्शनल हेड है वो सिर्फ अपने परचेजिंग या मान लीजिए R&D या मार्केटिंग या HR या फाइनेंस, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल हेड है वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के वर्किंग पे ही फोकस कर रहा है। ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन कि भाई बाकी मेरी कंपनी में क्या काम हो रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या काम हो रहा है। वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड रहता है। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। अब प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये जो FH है, दिस माइट बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द R&D FH। हो सकता है इनके बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हुए या कोई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ और इसकी वजह से नुकसान किसका होगा? हमारी अपनी जो कंपनी है उसको नुकसान हो सकता है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम से ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अगेन प्लीज रिमेंबर कि हम FH की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जितने भी डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, दे आर विद रिस्पेक्ट टू दी FH या आपके फंक्शनल हेड्स। इसमें चलिए लास्ट पॉइंट और देखते हैं, लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ के साथ इजीली अडेप्ट नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ इनफ्लेक्सिबल। और ये क्यों प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि जो हमारा FH है, किसी भी डिपार्टमेंट का आप FH को ले सकते हैं फॉर कंसिडरेशन। मान लीजिए यहीं पे हम बात करते हैं R&D डिपार्टमेंट का जो हमारा फंक्शनल हेड है, दिस पर्सन इज हैविंग कोर नॉलेज पूरा किसकी? सिर्फ R&D डिपार्टमेंट की। उसको बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो कल को अगर हम इसको हायर पोस्ट देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और कोई वेकेंट पोस्ट है या मैनेजिंग डायरेक्टर की ही पोस्ट वेकेंट होती है, तो वी कैन नॉट प्रमोट दिस पर्सन। रीजन बीइंग कि उसको सिर्फ R&D की नॉलेज है। हम उससे मार्केटिंग के बारे में पता करना चाहेंगे कुछ, तो वो उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए हम ऐसे पर्सन को हायर पोस्ट नहीं दे सकते, बिकॉज उसका एक नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है और उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या एक स्पेसिफिक फंक्शन की ही नॉलेज होती है। सो दैट्स ऑल। वी विल बी अगेन डिस्कसिंग मोर अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो।